नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द एडिवर्स न्यूज एनालिसिस। टुडे इज 10th जनवरी 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हमारे लिए आए हैं जिन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप अगर अब देखेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पेज नंबर फर्स्ट में तमिलनाडु गवर्नमेंट वॉक्स आउट ऑफ हाउस एज अ सीएम ऑब्जेक्ट्स टू डेविएशन फ्रॉम द स्पीच। तो ये मतलब एक तरीके से इनके बीच में भिड़ंत चल रही है। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के मैं आपको बताऊंगा कि वो जो पॉइंट्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नर का इशू हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द न्यूज़पेपर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। इफ़ यू want the PDF of this lecture, you have to just join the Telegram channel. The link is given in the description box of Telegram channel. तो लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। एडिवर्स न्यूज एनालिसिस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप जाइए जल्दी से जल्दी एडिवर्स न्यूज़ एनालिसिस में वो फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ ये इंस्टाग्राम का पेज है, यहाँ पे भी आप फॉलो कर लीजिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डेली बेसिस में यहाँ पे पोस्ट होते रहते हैं और न्यूज़ेस भी। साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है _प्रकाश द्विवेदी _ के नाम से मेरा ये इंस्टाग्राम हैंडल है। आप मुझसे कोई भी एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज या फिर सब्जेक्ट या फिर करियर या फिर कोई भी पर्सनल क्वेरीज मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर कोई भी बिल्कुल बेझिझक आप मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स को। देखेंगे एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर द डिफिकल्टीज इन डिटरमाइनिंग द एज। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। टाइम टू काउंट, इसको हम डिस्कस करेंगे। सेंसस ग्लिमर ऑफ होप डिस्कस करेंगे। स्टेप टुवर्ड द फाइटिंग करप्शन, इसको डिस्कस करेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम जो है बारी बाय बारी से हम इसको डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट्स। और आगे चलेंगे, हम देखेंगे अ माउंटेन रीलिंग अंडर द ह्यूमन एग्रेशन, इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के लिए आ जाए। देखिए डेसिनल सेंसस हमने कल भी डिस्कस किया तो हुआ था कि किस तरीके से जो सेंसस है वो तेजी से कम हो रहा है। मतलब एक तरीके से 2021 में सेंसस होना था लेकिन वो चीज़ नहीं हुए, तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। अगर इसको और भी लीड किया गया तो उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, सेंसस पहली बार कब हुआ था, ये सभी चीज़ें हम कल के आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर को नहीं देखा है, जरूर जाइए फटाफट लेक्चर को देखिए। वायनाड ये वाला डिस्कस करेंगे। हैज़ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तेजी से देखने को मिल रहा है, ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन को डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे लेक्चर को। देखिए आप पेज नंबर फर्स्ट का ये आर्टिकल है, गवर्नर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, है ना। ये जनरली देखने को मिलता है गवर्नर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट के युद्ध। एक तरीके से ट्रबल बिगन आफ्टर द मिस्टर रवि स्किप द पैराग्राफ containing the reference to the national and regional stalwarts and the term Dravidian model of the governance. ड्रेविडियन मॉडल ऑफ द गवर्नेंस को इन्होंने स्किप कर दिया। तो ये बिल्कुल एक टसल देखने को मिल रही है तमिलनाडु के अंदर, है ना। आर्टिकल 153 पहले तो याद रखना है आपको। मैं हमेशा जैसे कि बताता हूँ, क्या बताता हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशनल के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देयर शैल बी द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। तो एक आदमी को 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर जो है नियुक्त किया जा सकता है। ये आर्टिकल 153 के अंदर मेंशन है, ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नर एज एन एजेंट ऑफ यूनियन, आप सभी को पता होना चाहिए गवर्नर कैसे एक्ट करता है, एज एन एजेंट ऑफ यूनियन एक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, अगर कोई पूछता है तो वो क्या है, गवर्नर है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। इंश्योर्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ यूनियन, है ना। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, जो प्रेसिडेंट रूल लगता है ना, स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो गवर्नर अगर रिकमेंडेशन देता है तो ये इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इशू क्या है, इशू देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर का एक बहुत बड़ा इशू है कि सेंट्रल अपॉइंट कर रहा है। रिजर्वेशन ऑफ बिल के रिजर्वेशन से रिगार्डिंग कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, है ना। मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356, जो कि क्या है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का मतलब तरीके से लग जाना, प्रेसिडेंट रूल लग जाना, है ना। इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर देना अंडर आर्टिकल 356, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए
आपको कमेंट सेक्शन के अंदर एक होमवर्क है, क्या करके लाना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है तीनों इमरजेंसीज के बारे में, तीनों इमरजेंसी के कौन सा आर्टिकल है। जैसे 356 तो आ जाता है प्रेसिडेंट रूल के अंदर, है ना, ये आ जाता है प्रेसिडेंट रूल, है ना। बाकी दो नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। क्या कोई भी, आप बताइए, क्या कोई भी गवर्नर, अगर सपोज एक पर्सन है वो गवर्नर बन गया, और वो गवर्नर अगर बन गया तो क्या उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं? क्या उसको जेल में बंद कर सकते हैं गवर्नर को, या नहीं? जी नहीं, उसको नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी पावर दी गई है कि कोई भी क्राइम कर चुका हो वो, लेकिन उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सीधा सीधा सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस, जो उनको अलाउंस मिलता है, जो पैसा दिया जाता है, अलाउंस वगैरह दिया जाता है गवर्नर को, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स को, शैल नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। जब तक वो ऑफिस में रहेंगे, मतलब जब तक वो पावर में रहेंगे, सपोज एक बार इंटर कर गए पावर में, तो उनकी सैलरी को कम नहीं किया जा सकता है। हाँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी वगैरह वो एक अलग कंडीशन है, उस केसेस में अलग है ना, वो अपन नहीं कंसीडर करेंगे यहाँ पे। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा उनकी जो सैलरी है वो जो है कम नहीं की जा सकती है, टर्म्स ऑफ ऑफिस वगैरह सब चीज़ों को ये चीज़ का नहीं किया जा सकता है। तो ये बहुत ही बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट है ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। क्लियर। ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए क्या है इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन। इसमें से किसने ऐसा सजेस्ट किया था कि गवर्नर एक एमिनेंट पर्सन हो फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट? मतलब वो पर्टिकुलर, जैसे अगर मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का आदमी मध्य प्रदेश का गवर्नर ना बने, ऐसा कहा जा रहा है। कहीं से यूपी का बन जाए, महाराष्ट्र का बन जाए, छत्तीसगढ़ का बन जाए, राजस्थान का बन जाए, है ना, कहीं का बन जाए, पर एमपी का ना बने। और इमिनेंट पर्सन होना चाहिए, है ना, पर्सनालिटी होने, शुड बी डिटेल्स फिगर फ्रॉम द इंटेंस पॉलिटिकल लिंक। मतलब उसकी एमपी के पॉलिटिक्स से कोई भी लिंकेज नहीं होनी चाहिए, लिंक उसकी नहीं होनी चाहिए, या कहीं भी किसी भी पॉलिटिक्स से उसकी लिंक नहीं होना चाहिए। शुड नॉट हैव टेकन अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन द रिसेंट पास्ट। रिसेंटली पास्ट में उसने कहीं पे भी पॉलिटिक्स में पार्ट ना लिया हो। मतलब ऐसा ना हो कि कहीं का सीएम रहा हो, सीएम तो छोड़िए, सीएम बड़ी चीज हो जाती है, कहीं विधायक रहा हो, या फिर कहीं पॉलिटिकल करियर उसका अभी चल रहा हो और एकदम से उसे जो है पॉलिटिक्स से उठा के और गवर्नर बना दिया गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा था? ऑप्शन सी, सरकारीय कमीशन ने ये चीज कहा था। ये आपको सरकारीय कमीशन आज जाना है और इसको पॉलिटी से, लक्ष्मीकांत से इसको रीड करना है, पढ़ना है। क्लियर। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्स, फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट आपको कवर कर लेनी, तैयार करनी है। राजा मन्नार कमेटी की रिपोर्ट तैयार करनी है आपको। नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑन द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000, ये भी कंप्लीट करना है। ये चारों ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनकी कुछ कुछ रिकमेंडेशन आपको याद होनी चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको एक बार जाके रीड करें, ठीक है, मेरा ये सजेशन रहेगा। चलिए, पेज नंबर 6 के अंदर एक आर्टिकल है जो कि अभी सभी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, द डिफिकल्टीज इन द डिटरमाइनिंग एज। अभी बहुत बड़ी डिफिकल्टीज आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा कठुआ गैंग रेप के कुछ समय पहले हुआ था, कठुआ गैंग रेप केस, है ना। 8 साल की बच्ची का रेप कर दिया जाता है और उसे मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था, है ना। अब इस केस में क्या होता है कि आप लोग ऐसा समझिए कि पहला मैं इस आर्टिकल को समझाने की कोशिश करता हूं और एक जनरलाइज पॉइंट देता हूं। जनरलाइज पॉइंट के अंदर मैं आपको बता दूं, सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर आप देखने को मिलेगा कि जो एज है, क्या सच में एज 18 से नीचे है जो क्राइम कर रहा है? कई बार ऐसा होता है ना, आप इसमें पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि गांव खेड़े में या बहुत ऐसी जगह जो है रजिस्टर्ड नहीं होते, बर्थ रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता कि वो सामने वाला बंदा है जो है कितने साल का है। हो सकता है वो 18 एज जो है पार कर चुका हो, लेकिन अगर उसका एज अभी 15 दिखा रहा हो, ये 16 दिखा रहा हो, है ना, ऐसा भी बहुत जगह ये चीज देखने को मिला है। क्लियर। तो 15-16 दिखा रहा हो लेकिन वो 18 जो है अपनी एज पार कर चुका हो।
तो ये भी पॉइंट हो सकता है ना, क्योंकि रजिस्टर तो हुआ नहीं बर्थ के टाइम में, लेट करवा देते हैं, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किस तरीके से हम जो है एक्चुअल एज को डिटरमाइन करें, क्या वो मेंटल कंडीशन से आगे है या पीछे, ये चीज़ भी डिटरमाइन करना चाहिए, है ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे द कोर्ट स्टेटेड दैट द बेटर टेक्निक, सबसे बेटर टेक्निक क्या है, सच एज विजडम टीथ, विजडम टीथ को जो है एक तरीके से चेक किया जाए, है ना। अक्कल दाढ़ आप लोगों ने सुना होगा ना, अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़ आ गई मेरी, है ना, दांत बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाते हैं, विजडम टीथ हो गया एक, ये टेक्निक है। दूसरा एपिजेनेटिक क्लॉक, ये एक एपिजेनेटिक क्लॉक है। एपिजेनेटिक क्लॉक क्या होता है, एक टेक्निक है जो कि मेजर करता है डीएनए मिथाइलेशन लेवल एंड हैज अ लो मार्जिन ऑफ एरर। यहाँ पे लो मार्जिन ऑफ एरर होता है, एग्जैक्ट आपकी जो एज है वो पता चल जाएगा कि सच में आप 18 है या 18 प्लस है या नहीं है ना। तो मेडिकल एक्सपर्ट जो है एस्टिमेट करते हैं एज इज ओनली एन ओपिनियन, एज जो है सिर्फ और सिर्फ एक ओपिनियन है, नॉट अ स्टेचररी और सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रूफ, प्रूफ के लिए कोई स्टेचररी और सब्स्टिट्यूट प्रूफ नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखना है। द मोस्ट पॉपुलर टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द एज इज द ओसिफिकेशन टेस्ट। सबसे जो अभी तक का एक तरीके से पॉपुलर टेस्ट है वो ओसिफिकेशन टेस्ट। ओसिफिकेशन का मतलब है कैल्सिफिकेशन, आप कह सकते हैं। कैल्सिफिकेशन मतलब अगर मैं आपको सीधी सीधी बता दूं, बोन्स होती हैं ना, हड्डियां होती हैं, हड्डियों के बेसिस में क्या होता है कि जब छोटा बच्चा पैदा होती है बहुत सारी उसकी हड्डियां होती है, फिर उसकी हड्डियां क्या होती हैं टाइम के साथ क्या होती है जुड़ना शुरू हो जाती है, दो हड्डियां जुड़ गई, फिर ये दो जुड़ गई, फिर ये जुड़ गई। तो आप हड्डियों से एज डिटरमाइन कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो वो लोग हैं जो खनन वगैरह का काम करते हैं, आर्कियोलॉजी विभाग के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उनको कोई हड्डी मिल जाती है तो उससे वो डिटरमाइन कर लेते हैं उसकी एज क्या, अरे ये कौन कितने शताब्दी पहले रहा होगा, कितने समय पहले रहा होगा, है ना। तो वहाँ से आप लिंक कर सकते होंगे। तो हड्डियों से एज का पता लगाया जा सकता है, बोन से एज का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि खासकर लॉन्ग बोन से, जैसे कि रेडियस हो गई, उल्ना हो गई, ह्यूमरस हो गई, टीबिया हो गई, फिबुला हो गई, फीमर हो गई, ये सारी जो हड्डियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती। चलिए मैं आपको हड्डियां दिखाई देता हूँ, है ना। आप देखिए क्रेनियम हो गई, ये इससे पता चल जाता है, क्रेनियम से बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिब्रा ये याद रखना है, ये रिब्स हो गई आपकी, ठीक है ना। स्टेरनम याद रखना है, ये रेडियस हो गई, ये हाथ की हड्डी जो हो गई ना इसको रेडियस कहते हैं, ये वाली हाथ की वाली हड्डी, है ना। ये उल्ना हो गई, उसके बाद जो वाली कौन सी उल्ना, है ना। ये फीमर जो कि सबसे बड़ी हड्डी कहा जाता है, अपनी बॉडी की सबसे बड़ी अगर कोई हड्डी है वो फीमर है। सबसे छोटी हड्डी बताइए कहाँ पे होती है, चलिए मैं बता देता हूँ, कान पे होती है। चलिए, है ना, कान पे सबसे छोटी अपनी बॉडी की हड्डी होती है, उसका नाम आपको बताना है कौन सी हड्डी है। चलिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, है ना। स्कैपुला इसको कहते हैं, स्कैपुला ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। ह्यूमरस ये अपने देख ही लिया, ह्यूमरस देख लिया। पेल्विस देख लिया अपन ने, है ना, ये पेल्विस वाली हड्डी होती है। पैटिला ये पैटिला कहते हैं, इसे टीबिया कहते हैं, ये पैर की हड्डी होती है। फिबुला इसे कहते हैं और टैलस इसे कहते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट हड्डियां हैं, बोन्स हैं, आप चाहे तो एक बार रीड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे पूछ लिया जाता है। क्लियर। कुछ डेटा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड रिपोर्ट, यूएनएफसी की जो रिपोर्ट है, यूएनसीएफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड 2016 की रिपोर्ट, ओनली 72% बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर वे आर रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो सिर्फ और सिर्फ 72% जो है बर्थ जो है इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, बाकी जो बर्थ है वो रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहे। तो पता नहीं चलेगा ना यार कि वो सच में उनकी एक्चुअल एज क्या है ना, उनके सर्टिफिकेट से नहीं पता चलने वाला, है ना। एंड आउट ऑफ 26 मिलियन चिल्ड्रन बोर्न एवरी ईयर, अराउंड 10 मिलियन वेंट अनरजिस्टर्ड। 26 मिलियन हर साल पैदा होते हैं, उसमें से 10 मिलियन जो है अनरजिस्टर्ड है। अब वो 10 मिलियन से कोई क्राइम करता है तो पता नहीं चलेगा कि सच में उसकी एज वो है या नहीं है ना, वो गलत बोल रहा है, ये सही। तो हमारा गोल नंबर 16 क्या कहता है, गोल नंबर 16 किस चीज का गोल नंबर 16, एसडीजी का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। प्रोवाइड क्या करता है, लीगल आइडेंटिटी फॉर ऑल, एक लीगल आइडेंटिटी सबको प्रोवाइड करवाता है, इंक्लूडिंग द बर्थ रजिस्ट्रेशन बाय 2030 तक हमारा ये गोल है कि हमें ये इंश्योर करना है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, shares the India's institutional deliveries and increased 88.6% in 2019-20
2019 से 21, ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार ये चीज़ बताई गई है ना। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कितना इंक्रीज हो गई है हमारी 88.6%, जो कि बहुत सराहनीय काम है, इसको और आगे लेके जाना है। और अगर मैं बात करता हूँ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 जो हुआ था उस 2005-6 में, वहाँ पे 40% था, तो वहाँ से 40 हमें 88 है, मतलब मोर देन डबल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हमने बढ़ा दी है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, फाइटिंग द करप्शन। करप्शन से फाइट करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए जा सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सब चीजें हम देखेंगे। छोटा सा आर्टिकल है। नीरज दत्त बट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, the constitutional bench of Supreme Court came down heavily on the corruption among the public servants in the country and lowered the bar of quantum evidence required to convict person. देखिए ये जो केस है नीरज दत्त बर्थ स्टेट ऑफ दिल्ली का जो केस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हुई बैठी, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कड़े तरीके से बोला कि जो करप्शन है अमंग द पब्लिक सर्वेंट वो तेजी से बढ़ रहा है कंट्री, एंड लोअर द बार ऑफ क्वांटम एविडेंस, जो एविडेंस वाले चीज़ें हैं वो तेज़ी से कम हो रही है और करप्शन बढ़ रहा है और एविडेंस जो है लोगों के खिलाफ जो है कम हो रहा है, लो हो रहा है। बार ऑफ क्वांटम एविडेंस रिक्वायर कन्विक्ट पर्सन की आवश्यकता है। अब यहाँ पे कई चीज़ें बताई। देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ फाइट करप्शन। करप्शन से फाइट करने के लिए 2 ही एस्पेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं। एक पहला एस्पेक्ट बताइए कौन सा है। पहला एस्पेक्ट है सीधे सेवरिटी ऑफ द लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। जो हमने लॉ बनाया है वो सही तरीके से उसे एप्लीकेबल हो, लॉ सही तरीके से अप्लाई हो, है ना, उसका यूज हो। दूसरा क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक ओपिनियन, मतलब पब्लिक की जो ओपिनियन है। कभी कभी क्या होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा मूवीज वगैरह में जनरली देखा होगा या ऐसी जगह की कोई पब्लिक सर्वेंट है उसके खिलाफ अगर कई लोग जाके कंप्लेन कर रहे हैं या पब्लिक ओपिनियन बना हुआ है कि यार ये गलत आदमी है, ये काफ़ी ज़्यादा करप्शन कर रहा है, जो भी जाता है उसके साथ गलत व्यवहार करता है, करप्शन लेता है, पैसा लेता है, ये सारी चीज़ें करता है, तो पब्लिक ओपिनियन से भी ना ये पॉइंट्स निकल के आ सकता है। डिटरेंस वर्क ओनली अप टू द पॉइंट, बस ये जो डिटरेंस है ये सिर्फ एक पॉइंट तक ही काम करता है, आगे काम नहीं करता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, कॉजेज ऑफ करप्शन के कुछ देख लेते हैं। आप देखिए कुछ एक लीगल रीजन हो सकते हैं, है ना, करप्शन के एक लीगल रीजन हो सकता है पहला, दूसरा हिस्टोरिकल रीजन हो सकता है, इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, सोशल रीजन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो सकता है और पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है। इन सब पॉइंट्स के ऊपर आपको एक एक पॉइंट लिखना है, आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। हेडिंग मैंने बता दी है, इसके पॉइंट्स में आपको पूरे करप्शन को डिफाइन करना है, क्या इसके रीजंस हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अनस्टेबल हिमालयाज, अ माउंटेन रीलिंग अंडर द ह्यूमन एग्रेशन। हम देखेंगे कि क्या पॉइंट्स निकल के आए। देखिए इस पूरे आर्टिकल का मैं आपको क्रक्स समझाता हूँ। इस पूरे आर्टिकल में ना एक सिंपल चीज़ बोली गई है कि देखिए पहाड़ है, बहुत बड़ा हमारा हिमालयन है, पहाड़ है, जंगल है, हम क्या कर रहे हैं, हम उसे तोड़ रहे हैं, है ना, हम उसे उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। किस तरीके से आप देखेंगे कि मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है, जैसे कि 4 धाम प्रोजेक्ट, रोड का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि 66 टनल्स जो हैं बनाए जाएंगे, टोटल 66 टनल्स बनाए जाएंगे इन उत्तराखंड के अंदर, हिमालय के अंदर। अभी क्या होगा कि अगर इतने बड़े बड़े टनल्स बनेंगे तो भाई वहाँ लैंडस्लाइड तो होगा। लैंडस्लाइड क्या है, लैंडस्लाइड क्या है बताइए कि लैंडस्लाइड क्या है। जब लैंडस्लाइड होती है तो क्या होता है कि आप देखिए कि सिंपल सी चीज़ है कि अगर टनल बनेगा तो नीचे की जो वहाँ पहाड़ की जो धरती है, वो ज़मीन है, वो क्या हो जाएगी, वो धंसना स्टार्ट हो जाएगी, वो कमज़ोर पड़ जाएगी। अगर आप उसे डिस्टर्ब करेंगे तो कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। अनसाइंटिफिक रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आपने क्या किया, आपने साइंटिफिक तरीके से उसका एनालिसिस नहीं किया प्रॉपर। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे, है ना, कैटास्ट्रोफिक कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेगा। माउंटेन इकोलॉजी, द आर्म फोर्सेस एंड द अथॉरिटीज इन देयर इंथुसियाज्म टू हैव अ स्मूथर एंड अ फास्टर ऑल वेदर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, है ना। ये इनका कहना है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी बात है सर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, नो डाउट, है ना, लेकिन अनसाइंटिफिक वे से रहे। अब साइंटिफिक तरीके से उसको डिटरमाइन करिए। सबसे पहले बात तो, है ना, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे एंड द रेलवे ट्रैक हैज नाउ बिकम द प्राइम कॉज ऑफ लैंडस्लाइड एंड ऑक्यूरेंस हैव डबल्ड ओवर द ईयर। कुछ सालों के अंदर ये जो चीजें हैं वो डबल हो चुकी। लैंडस्लाइड हर दिन देखने को मिलता है, आए दिन जो है हमें लैंडस्लाइड जैसी घटना देखने को मिलती है। अगर ये प्रोजेक्ट बन भी जाते हैं तो क्या ये सच में ये प्रोजेक्ट सेफ है? आप हमें बताइए कि बन जाते हैं तो क्या ये प्रोजेक्ट सेफ होंगे? कोई कर रहा है, लैंडस्लाइड हो गया, दब गया, बेचारा मर गया, कई लोगों की डेथ हो गई, ऐसी चीजें देखने को मिलेगी नियर फ्यूचर में।
इरिवर्सिबल इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड, अगर एक बार बन गया तो फिर हम उसे जो है रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल फिर से पुनः उस तरीके से नहीं कर सकते हैं, है ना। वो कहते हैं ना, कबीर दास जी का एक दोहा है, मैंने पढ़ा था कि टूटे से फिर ना टूटे, एक लाइन मुझे याद है, मैं आपको सुनाता हूँ। टूटे से फिर ना टूटे, जुड़े गांठ पड़ जाए, है ना। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो वो टूटने के बाद ना चीज़ें जुड़ती नहीं उससे, उस तरीके से पहले जैसे नहीं हो पाती हैं, और अगर जुड़ती हैं तो फिर क्या हो जाता है, वो गांठ पड़ जाती है, वो अलग से दिखता है ना, गठान लग जाती है। तो वही चीज़ें, इरिवर्सिबल इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड वाटर, इरेटिक रेनफॉल एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। अब जब खुदाई वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जब पानी गिरेगा तो पानी क्या हो जाएगा, पानी अंदर तक जाएगा, पानी अंदर तक जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है वो उस पर इम्पैक्ट आएगा और वो पूरा तहस नहस नियर फ्यूचर देखने को मिल सकता है। तो प्रॉपर वे में सारी चीज़ों को करने की आवश्यकता है। और अभी आप देखेंगे जैसे नीलोंग रिवर, शिलोंग रिवर के पास में बैंक ऑफ अलकनंदा 60 to 70 मिलियन जो लीटर ऑफ पानी जो हर दिन इसको निकाला जा रहा है, यूज किया जा रहा है। ग्राउंड वाटर यूज और हिमालयन स्टेट डिफरेंट फ्रॉम द इन द प्लेन, लार्ज कंटिन्यूस एक्विफायर एग्जिस्ट इन द हिल्स, ये आपको पता होना चाहिए। इंक्रीज इन द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, अभी नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है, हैज ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज इन वायनाड। वायनाड के अंदर जो है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है तेजी से देखने को मिला है कि इंक्रीज हो रहा है। अब इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे बताइए। जीएस पेपर 3 से आर्टिकल रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आपको जाके इसको रीड करना है। पहले तो हम लोकेशन बता देता हूँ। ये देखिए, ये राजीव गांधी नेशनल पार्क है, ये ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मैसूर नीलगिरी है, ठीक है। ये क्या है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखना है ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको यहाँ पे याद करना है, रट लेना है। ये क्या है, बांदीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नारी सिम्बुद्धि लेक हो गया, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंपॉर्टेंट है, सभी आसपास की याद रख लेना है आपको, ठीक है। ये केरला का मैप है ना, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद होना चाहिए। रिमोट वोटिंग की बात करते हैं, ऑपोजिशन पार्टी फ्लाई, इलेक्शन कमीशन, रिमोट वोटिंग, जीएस पेपर 3 से है। चैलेंजेस क्या क्या है रिमोट वोटिंग के, सिक्योरिटी इश्यू, सबसे पहला इंटरनेट कनेक्शन का इंपॉर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी के, डेटा थ्रेफ्ट हो सकता है, मेलवेयर अटैक्स हो सकते हैं, प्राइवेसी का हनन हो सकता है, सीक्रेसी कंसर्न हो सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, वैकेंसीज ऑन रेलवे, छोटे छोटे आर्टिकल हैं, फटाफट देखते हुए चलेंगे। जो ओवर 3.12 लाख जो इंडियन रेलवे के अंदर जो है पोस्ट जो है अभी भी वैकेंट है, ऐसा मिनिस्ट्री कह रही है। हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट आर इन द नॉर्थन जोन, अंडर 50% ऑफ द पोस्ट वैकेंट इन द सेंट्रल जोन के अंदर है, और सेफली कैटेगरी के अंदर प्रोसेस फेलिंग द, ये देखिए इतनी वैकेंसी है, ये बस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार नज़र मार सकते हैं। वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, चाइना पोस्ट वॉल्फ वॉरियर ऑफिशियल टू द बॉर्डर अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर वॉल्फ वॉरियर डेमोक्रेसी को लेके आ रहा है। तो ऐसे वर्ड जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वॉल्फ वॉरियर डेमोक्रेसी। अब अगर आप ये आंसर राइटिंग में यूज करेंगे ना, जस्ट वर्ड यूज कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है ना। इस वर्ड को समझना और इस वर्ड को आपको यूज करना है। वॉल्फ वॉरियर डेमोक्रेसी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, आप इस आर्टिकल को एक बार रीड करेंगे, मतलब तरीके से आप कह लीजिए चालाकी से काम करेगा, है ना। तो ये यूज कर रहे हैं। यंग प्रोफेशन स्कीम, इंडिया ब्रिटेन साइन एक्सचेंज ट्रेड, आज क्या है, कल क्या था आप बताइए, 9 तारीख थी कल, प्रवासी भारतीय दिवस, है ना, आपको पता होना चाहिए प्रवासी भारतीय दिवस था। उसके बेसिस में क्या हुआ है, इंडिया ब्रिटेन साइन एंड एक्सचेंज लेटर फॉर यंग प्रोफेशन स्कीम, तो एक्सचेंज लेटर साइन हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। चलिए, गांधी जी से रिलेटेड है ये, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, है ना। ऐसा क्या हुआ था गांधी जी के साथ, या गांधी जी ने ऐसा क्या किया था, कुछ तो ऐसा हुआ था गांधी जी से लाइफ से रिलेटेड है कि उस दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूके ने साइन किया है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, किंगिंग द यंग प्रोफेशन स्कीम, परमिट 3000 ऑफ देयर डिग्री होल्डर सिटीजन को, 18 से 30 साल के लोगों को जो कि एक दूसरे कंट्री में वर्क इन ईच अदर्स कंट्रीज में वर्क कर सकते हैं 2 साल के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। सब्सिडी कट, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, पोल्स इन 2024 विल मेक इट टफ टू कट द सब्सिडी बिल से मूडीज। मूडीज एक एजेंसी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मूडीज एक एजेंसी है जो रेटिंग निकालती है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 2024 में जो सब्सिडी कट हुई है उसके ऊपर ये आर्टिकल है। अब इसके ऊपर जो है हम क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे सामने आपके क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कंसिक्वेंसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस,
मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर द ऑनलाइन पेमेंट। ये आपको पता होना चाहिए, यूपीआई के लिए मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता नहीं होती है। 2017 के क्वेश्चन है, देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉलिसीज वे आर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस। कौन सी जो प्राइस है राइस की प्राइस को अफेक्ट कर रहा है? एमएसपी, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट स्टॉक पिलिंग, कंज्यूमर सब्सिडी, ट्रेडिंग है, एमएसपी क्या क्या कर रहा है? तो सभी के सभी यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। अब अगर देखेंगे इसको मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। जैसे कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे तो वो प्राइस को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? पैसा तो गवर्नमेंट दे रही है इसमें। गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट ट्रेड करेगी तो होगा। गवर्नमेंट स्टॉक पिलिंग करेगी तो होगा। कंज्यूमर को सब्सिडी मिलेगा तो होगा। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है फैक्टर और पॉलिसी जो है इफेक्ट कर रहे हैं प्राइस होता है राइस इन इंडिया। राइस के प्राइस को इफेक्ट कर रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। डिटेल में डिस्कशन किया, बहुत सारे एमसीक्यू भी हमने डिस्कस किए। देखिए डेली बेसिस में हम पीवाईक्यू इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं कि आपको लगेगा कि हाँ सर बहुत सारे पीवाईक्यू हमारे डेली बेसिस में होते जा रहे हैं न्यूज़ के साथ साथ, है ना। तो कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। साथ ही साथ लेक्चर को बहुत तेजी से हर जगह शेयर करना है। देखिए आप लोगों ने शेयर करना थोड़ा कम कर दिया है। कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कम हो चुके हैं, लाइक कम हो रहे हैं। आपको फटाफट लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, तेजी से फैला देना इस लेक्चर को, है ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।